में हुए ट्रेन हादसे में 7 लोगों की मौत। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से मांगी राफेल खरीद प्रक्रिया की जानकारी। 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के वसंत कुंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, पति पत्नी और बच्ची की हत्या। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू की। गाजियाबाद में डबल सुसाइड में मचा हड़कंप। इंदिरापुरम में मां बेटी ने किया आत्महत्या। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है पीड़ित परिवार। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। दिल्ली और गुड़गांव में गहलोत के 16 ठिकानों पर छापेमारी जारी। और उधर पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को बनाया गया आईएसआई चीफ। सितंबर में ही हुआ था मुनीर का प्रमोशन। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका मेजबान आजाद खालिद लेकर हाजिर है 2 का पंच। 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन 5 खबरों की जो अब तक चर्चा में है, सुर्खियों में है, और हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे रिपोर्टर फील्ड से और यहां न्यूज रूम से इसके बारे में जानकारी देंगे। विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रायबरेली के अंदर ट्रेन हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, दिल्ली के अंदर ट्रिपल मर्डर है, जबकि गाजियाबाद में मां बेटी ने सुसाइड कर लिया। यानी दिल्ली एनसीआर में जिंदगी को लेकर अगर आप बात करें, हत्या और सुसाइड को लेकर हड़कंप है, चर्चा है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, मथुरा और पटना में यानी अस्मत के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है। मथुरा के अंदर ट्रक के अंदर एक परिवार को बंधक बनाकर उनकी महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। वहां पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, मतदान स्लो है, धीमा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, राफेल डील में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है और आज बाकायदा सरकार से डिटेल मांगी है। हालांकि नोटिस नहीं किया है लेकिन डिटेल मांगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है, डीरेल हो गए हैं कई डिब्बे जो हैं। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे दिग्विजय सिंह जो उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। खालिद हसन, क्या है जानकारी? देखिए सर, ये जो रायबरेली में जो हादसा हुआ है, ये मालदा से ये जो न्यू फरक्का एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली की तरफ आ रही थी। उसी समय ये सुबह हादसा हुआ, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस समय लोग ट्रेन में सोए होते हैं, सुबह का वक्त होता है, इसलिए जो हानि हुई है वो कुछ ज्यादा है। 9 बोगी पटरी से उतर गई और घिसट कर करीब 200 मीटर दूर तक चली गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 26 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये यहां पे कोई पहला मामला नहीं है इस हादसे का। रायबरेली का जो ये इलाका है, इसमें मार्च 2015 में भी जनता एक्सप्रेस जो देहरादून की तरफ जा रही थी वाराणसी से, वो भी हादसे के शिकार हुई थी। उसमें 30 लोगों की जान गई थी और आज ये फिर हादसा हुआ। हालांकि रेलवे मंत्रालय आपको बता दें कि खास करके जब से हादसे बढ़े उसको रोकने के लिए जो स्पीड है ट्रेनों को, उसको उन्होंने काफी कम करने का काम किया था, जिसकी वजह से ट्रेनें भी लेट पहुंच रही थी। लेकिन उसके बावजूद लेकिन खालिद, आप बात करें कि हम पिछले दिनों सुना था रेलवे ने अपनी स्पीड कम करी। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन डालने की बात करते हैं, एक तरफ स्पीड घटाते हैं। जो मौजूदा ट्रेन है हमारी, उनकी हम स्पीड घटाते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं। सितंबर 2017 से लेकर अगस्त 2018 तक 75 रेल हादसे अब तक हो चुके हैं, 40 लोगों की मौत हुई है। क्या नहीं लगता कि रेलवे के लिए अब समय आ गया कि वो सोचे कि कहां खामी रह गई है? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो ट्रैक है वो अंग्रेजों के जमाने के लगे हुए ट्रैक है, उसको उस पे काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ ट्रैक बिछाने पे काम हुआ, लेकिन जो पुराने ट्रैक थे उस पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो ट्रैक है वो कटे हुए मिलते हैं। रात का वक्त होता है, खास करके लंबी लंबी दूरियों की जो गाड़ियां चलती हैं, उस दौरान बीच में कुछ दिखाई नहीं देता, खास करके रात में कोई उसके चेकिंग के लिए कुछ नहीं होता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। दिग्विजय सिंह, अभी लेटेस्ट क्या जानकारी? 7 लोगों की मौत हुई, आपके पास कोई और ताजा जानकारी वहां की?
जी 7 की मौत हुई है सर, और लगभग 300 लोगों के फंसे होने की इसमें जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं कि रायबरेली के जो पुलिस कप्तान हैं वो भी मौके पर हैं, बचाव कार्य जारी है। लेकिन ये जो जब कोई हादसा हो जाता है तब उसके बाद ये लकीर के फकीर कहते हैं कि बचाव कार्य लगे हुए हैं। जबकि आपको बताएं अभी हमारी कुछ देर पहले जो यहाँ के आलाधिकारी हैं रेलवे के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, जिसके कारण हम रेलवे पटरियों की ठीक से देख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। दिग्विजय, मैं आपको बताऊं, भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा मैन पावर है, उसके बावजूद अगर ये कहा जाता है बड़ा सवाल है। जरा सुनते हैं मनोज सिन्हा का क्या कह रहे हैं और वहां पर चश्मदीद जो है उन्होंने क्या देखा वो क्या बता रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पहली प्राथमिकता अभी जो लोग घायल हैं उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके, इसमें रेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार लगी है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन एक सरकार ने निर्णय लिया है कि मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे और गंभीर रूप से घायलों का भी पूरा इलाज सरकार कर रही है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। अभी एक बार कारण प्रकाश में आए तो मुझे लगता है विस्तार से इस पर बात की। हम लोग परीक्षा देने जा रहे थे, उस गाड़ी में थे और अचानक 6 बजे 5 मिनट कम था, तब तक अचानक बोगी तड़तड़ा की आवाज आने लगी। तब तक देखे कि ट्रेन का बोगी जो है वो गिर चुका है और हम लोग जिस बोगी में थे वो भी उलट गया था, लेकिन हम लोग सुरक्षित रह गए इसमें। जो भी उसमें लोग थे उसको लोगों ने निकाला। कितनी बोगियां निकली है, पटरी टूट गई है? जनरल की लगभग 4-5 बोगी, 5 बोगी उलट चुकी है। लगभग कितने लोग हताहत हो गए होंगे? 7-8 लोग इसमें मर चुके हैं, जबकि 3-4 लोग दबे हुए हैं। बच्चा दबा हुआ है ट्रेन के नीचे, प्रशासन अभी इसको निकाल नहीं है, जब देख रहा है। राहत कार्य कितनी देर में शुरू हुआ? 1 घंटे के बाद हुआ है, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद हुआ। एक सर्वे में ऐसा आया था कि बताया जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लंबी दूरी की ट्रेन चलाने में आसानी बहुत है, क्योंकि समतल बहुत है, मैदानी इलाका बहुत है। कई ऐसे देश हैं जहां पहाड़ियां हैं, तमाम चीजें, उनको ट्रैक बिछाने में परेशानी है, बावजूद इसके वहां पर ट्रेन की स्पीड बहुत है। ये सवाल है, बुलेट ट्रेन हम ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पुरानी जो ट्रेन है, पुराने जो ट्रैक्स हैं, कब वो सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि हादसों की एक लंबी फहरिस्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में जिंदगी किस तरह से असुरक्षित होती जा रही है। रवि श्रीवास्तव रहेंगे हमारे साथ और राशिद चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से रहेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली के अंदर ट्रिपल मर्डर है, हालांकि गाजियाबाद में एक डबल सुसाइड है, मां बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या कारण है वो बात की बात है, लेकिन दिल्ली क्यों इतना असुरक्षित होता जा रहा है? अभी कनॉट प्लेस के अंदर एक ऑटो ड्राइवर को मार दिया गया, हत्या हो गई, कई ऐसी वारदातें हो गई, ट्रिपल मर्डर है। क्या दिल्ली असुरक्षित होता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी है, दिल्ली एक राजधानी है, उसके बावजूद लगातार चाकू मार के हत्या कर दी जा रही है। और ये चाकू मार आजकल दिल्ली में आ कहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपने जैसा जिक्र किया कर्नाट प्लेस, उसके बाद अब ये जनकपुरी, उसके बाद फिर वसंत कुंज में जो आज हमने हादसा देखा, कहीं ना कहीं सवाल। वसंत कुंज का जो हादसा थोड़ा इसका बताएं। वसंत कुंज में एक परिवार के एक जिसमें परिवार में 4 सदस्य थे, एक बेटी थी, पत्नी थी और उसका पति था। तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया, चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि चोरी की घटना के बाद शायद ये झगड़ा हुआ। हालांकि तफ्तीश ये जांच का विषय है कि आखिर ये हत्याएं कैसे हुई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी जो हत्याएं हो रही है चाकू मारकर, आखिर इतने बेखौफ बदमाश क्यों है? तेज तर्रार पुलिस भी इन अपराधियों के आगे इतनी बेबस नजर क्यों आ रही है? रवि, अक्सर हमने देखा दिल्ली के अंदर जिप्सियां खड़ी रहती हैं और चेकिंग के नाम पर वो खड़े तो रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस पर लिखा होता है, मैं वो स्लोगन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ हमेशा। लेकिन चाकू लेकर लोग घूम रहे हैं, सरेआम वारदातें हो रही हैं, ये हत्याओं ने क्या जो बैरिकेटिंग है या ये पुलिसिंग है, पेट्रोलिंग है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। हमारे साथ राशिद चौधरी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। डबल सुसाइड है, राशिद क्या जानकारी है ये? बिल्कुल, रात के समय की लगभग ही घटना है। रात के समय जब एक पिता अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों ही मृत अवस्था में है, घर का दरवाजा अंदर से बंद है। आस पड़ोसियों की मदद से वो घर का दरवाजा खोलता है और स्थानीय पुलिस को सूचना देता है और स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों ही बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले में पूरी तरीके से जांच कर रही है, जिसमें वो स्थानीय लोगों से और मां उसके पिता से जानकारी लेना चाह रही है कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से बेटी ने और मां ने दोनों ने इस तरीके से सुसाइड को किया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। राशिद, क्या कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, फोल प्ले टाइप कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कहीं आपको नजर आता है कि सुसाइड ही है या कुछ और भी नजर आता है? पुलिस को कुछ ऐसी बात तो नजर नहीं आ रही इसमें?
पुलिस पहले मामले को प्रमुखता से सुसाइड ले रही है, क्योंकि घर का दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। जो स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की और जानकारी भी जुटाई तो उसमें यही साफ नजर आया है कि जो घर का दरवाजा था वो अंदर से बंद था, और घर का दरवाजा तोड़ के उसके बाद जब अंदर जाके देखा जाता है तो बेटी की लाश बेड में पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस सारे पहलुओं पे गंभीरता से जांच कर रही है और मुख्य तौर पे जानना चाह रही है कि ऐसी क्या वजह रही कि इतना बड़ा कदम उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपका, और आप नजर बनाए रखें पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है, जरा इस पे भी नजर रखें हम और देखते हैं जरा दिल्ली के मामले में परिजन क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। तो चोरी चपाट को कोई मतलब ही नहीं बनता सर। हमें तो आइडिया लग रहा है कि 4 साल पहले इसी बच्चे का किडनैप हुआ था तो मोदी नगर जाके यूपी में मिला, तो आइडिया तो यही लग रहा है कि प्लानिंग मर्डर। तो क्या पहले भी कोई किसी तरह की धमकी मिली थी या पहले कैसे छुड़ाया था बच्चे को? बच्चे को सर ऐसा हुआ ना, ये आपका मेरठ में कर्फ्यू लगा हुआ था, बच्चा किडनैप होकर गया मेरठ से पहले मोदी नगर, वहाँ कर्फ्यू था तो बच्चे को छोड़ दिया वहीं बाइक जो भी था जिप्सी में जैसे भी था बच्चे को वहाँ छोड़ दिया रेलवे स्टेशन के साथ। जब बच्चे को होश आया उसको प्यास लगा, उसने खोखे वाले के पास बोला हमें अंकल जी पानी दे दो, उसने पानी एक बोतल दिया, पानी पिया तब उसको रिलीव हुआ। पूरी हिस्ट्री बताया, बच्चा तो पढ़ा लिखा था, पूरी हिस्ट्री बताया कि मेरे पापा वहाँ है, ये है वो है, फिर उन लोगों ने फोन किया। अभी जिस तरह से इस पूरे मामले में दिल्ली के ट्रिपल मर्डर में सामने आ रहा है, क्या अभी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच रही है? जी देखिए, किसी तरीके का काफी संगीन मामला है क्योंकि रात की घटना है ये, और आपको बता दूं कि इसमें एक बच्चा है जो बचा हुआ है और परिवार के तीनों सदस्य समाप्त हो चुके हैं। तो बच्चा जैसे ही उसका इलाज चल रहा है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती है पुलिस उससे पूछना चाहेगी क्योंकि वही अब एक लौता सदस्य बचा है जिसने वो शायद वो घटना देखी हो। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि जिस इलाके में वो पॉश एरिया था, जिस फ्लैट में वो रहता था उसमें 6 फ्लैट होते थे, ऐसे में एक पॉश एरिया से बदमाश 3 हत्याएं करके निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस नहीं पकड़ पाती है। तो काफी सवालिया निशान इस पर खड़े हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि। यानी दिल्ली और एनसीआर में जो जिंदगी है वो पड़ोस में पड़ोसी के साथ क्या गुजर रहा है किसी को नहीं मालूम। एक एक कॉलोनी के अंदर, एक एक ब्लॉक के अंदर कई कई लोग एक साथ फ्लैट में रहते हैं, लेकिन पड़ोसी कौन है, क्या वहां पे हो रहा है किसी को नहीं मालूम। दीवार के पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम है। ये बड़ा सवाल है। आधुनिक हम हो गए लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर हो गए। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मथुरा की, जहां पर एक परिवार को बंधक बनाकर ट्रक के अंदर, बंद ट्रक के अंदर उस महिला के साथ रेप किया गया। बड़ी शर्मनाक घटना है। हालांकि पटना में भी एक ऐसी वारदात हुई है। पूनम पनौरिया हमारे साथ रहेंगी, रामानंद हमारे साथ रहेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि घटना क्या हुई है, क्या है वारदात। जी बिल्कुल, 2 घटनाएं सामने आई है। मथुरा की बात कर लेते हैं। जब एक परिवार इटावा से गुड़गांव जाने के लिए एक कंटेनर से लिफ्ट मांगता है, उसी दौरान उसमें 3 युवक जो पहले से सवार होते हैं वो उस महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जब इसका विरोध किया जाता है तो वो उसके पति और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हीं के सामने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, वहीं छानबीन कर रही है। वहीं मथुरा एसएसपी की बात करें तो उनका कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी घटना की बात करें हम तो पटना की है, जहां पर एक शिष्य और शिक्षक टीचर और बच्चे की जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 3 साल की बच्ची के साथ एक जूडो कराटे के टीचर ने घटना को अंजाम दिया। यानी कहीं ना कहीं रिश्ते भी सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़क पे इस तरह की वारदात हो रही है। रामानंद, क्या लगता है पुलिस को बहुत ज्यादा विजिल होने की जरूरत है, लोगों को भी विजिल होने की जरूरत है? बिल्कुल सर, ये काफी संवेदनशील मामला है और मानवता को शर्मसार करने वाले मामले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं, एक के बाद एक लगातार। अगर बात करें तो ये कोई अभी का यही नहीं मामला, अभी वाराणसी में भी 2 मामले हैं रेप के मामले, जिसमें उनके ही सगे जीजा ने वारदात को अंजाम दिया। उसमें भी फिलहाल पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। बहुत शुक्रिया। यानी टीचर और अगर देखें स्टूडेंट का रिश्ता शर्मसार हो रहा है। सड़क पे चलते हुए लोग, राहगीर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से लोग वाहनों में लिफ्ट लेकर अगर चलते तो वो भी सुरक्षित अगर है नहीं रह गया है। जरा देखते हैं पुलिस क्या कह रही है और उसके अलावा लोगों का क्या कहना है, पीड़ित का क्या कहना है। देखिए, आज थाना कोसी पर एक फैमिली ने ये सूचना दी कि वो इटावा से कंटेनर से जा रहे थे गुड़गांव और रिफाइनरी के आसपास कहीं लोग जो है 3 लोग कंटेनर में चढ़े हैं, मारपीट की है, कुछ पैसे छीन लिए हैं
और रेप की भी बात कही गई है। तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। हमारी टीमें जो है क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और कई थाना प्रभारियों की टीमें लगा दी गई हैं। घटना की जो है जांच पड़ताल चल रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहा है उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली थी देर संध्या में कि मिथिला कॉलोनी रोड नंबर 1 की एक बच्ची 3.5 वर्ष की है, उसके साथ जो है किसी ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के आधार पर अविलंब जो है पुलिस टीम वहां पहुंची। पीड़िता को सबसे पहले चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद पीड़िता से पूछताछ के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि उसी के स्कूल में जो कराटे का टीचर है, जो सिखाता है, उसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके बाद हम लोगों ने उस टीचर्स के फोटोग्राफ्स को किसी तरह अनुसंधान के क्रम में ज्ञात किया और उस फोटोग्राफ्स को पीड़िता को दिखाया। पीड़िता ने उस फोटोग्राफ्स की पहचान कर। आपने देखा किस तरह पुलिस अब तैयार तो हो गई है जांच करने के लिए, लेकिन वारदात के बाद अगर पुलिस मुस्तैद होती है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से फोन लाइन पर। जितेंद्र, अभी कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या चीज सामने आई है? अभी गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हो पाई है। पुलिस केवल हाथ पैर मार रही है। इससे पूर्व भी 2 दिन पहले एक रेप की घटना को, सामूहिक बलात्कार की घटना को बिंद्रान में अंजाम दिया गया था, जब शौच करने गई महिला को 3 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। लेकिन पुलिस उसमें भी कोई गिरफ्तारी ठीक से नहीं कर पाई। पुलिस बाद में सक्रिय होती है, घटनाएं अंजाम हो जाती हैं। अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है रिफाइनरी, उस क्षेत्र में कंटेनर में बलात्कार किया जाना लगातार पुलिस की कानून व्यवस्था को तार-तार करता हुआ नजर आता है। कप्तान कुछ भी कहें, लेकिन कानून व्यवस्था पूर्णतः मथुरा में ध्वस्त नजर आ रही है। लेकिन जितेंद्र, एक सवाल यह भी पैदा होता है, यकीनन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या अब लोगों को भी यह देखना होगा कि कंटेनर में अगर वो लिफ्ट लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद भी रिस्क ले रहे हैं? जी, रिस्क तो वे ले ही रहे हैं, क्योंकि कंटेनर जैसी जगह पर अगर आप सफर करते हैं और वहां पर इस तरह के कोई असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। रामानंद कुछ बताना चाह रहे थे कि 4 वारदातें हो रही। रामानंद, बहुत शॉर्ट में, समय नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 4 दुष्कर्म के मामले हुए हैं, जिसमें हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। और ये जो वारदातें होती ज्यादातर इसमें उनके सगे संबंधी ही होते हैं, वारदात को अंजाम देने वाले, या पड़ोसी होते हैं, या उनके रिश्तेदार या कुछ। हालांकि यानी आप ये कहते हैं कि जानकार लोग ही अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे चौकस रहने की जरूरत है। समाज में सिर्फ पुलिस के दम पर अगर आप जीना चाहते हैं तो कहीं आप रिस्क तो नहीं ले रहे, ये सोचिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की, जहां दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे। पहले चरण में मतदान बहुत कम हुआ, बहुत सी जगह पर निर्विरोध लोग चुने गए। हमारे साथ सनम एजाज रहेंगे और सैयद जुनैद हाशमी रहेंगे जम्मू से। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से। हम जानकारी लेंगे किस तरीके से वहां पर, हालांकि उत्साह कम है, लेकिन इसको किस नजरिए से देखें दूसरे चरण के चुनाव में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो सामने आया है, अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा में बेहद कम मतदान हुआ है, ये खबर आ रही है। उसके अलावा अगर आप बात करें किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, रामबन की बात करें, तो यहां पर भारी मतदान की खबर है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा देखते हैं वहां लोकल लोग क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। अमन और शांति की तरफ आया तो कोई एक कदम अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये निशान अमन की तरफ है, तरक्की की तरफ है, जख्मों पर मरहम लगाने की तरफ है, फलाह बहबूद की तरफ है। इंशाअल्लाह जीत कराऊंगा। आप करीब देखेंगे कि मैं अपने कौल और फेल में सच्चा साबित होने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। इस बार लोगों की मंशा के मुताबिक बहुत जोश खरोश है और हर एक का मन यही था कि भाई इतने दिनों के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुई है और हमें इसमें शमूलियत करनी चाहिए। और इलेक्शन ही एक ऐसा है जिससे हम अपना कोई नुमाइंदा आगे कर सकते हैं और वो अपने एरिया की डेवलपमेंट, हर एक की समस्याओं का समाधान करते हैं। सैयद जुनैद हाशमी जुड़ गए हैं जम्मू से, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी। बहुत बहुत स्वागत है सैयद जुनैद हाशमी आपका। वो कह रहे हैं कि अमन की बात है, फलाह बहबूदगी की बात है और वो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि ये अच्छी बात होगी। कैसे देखते हैं वहां पर मतदान कम है, ज्यादा है, किस तरह लोगों में उत्साह है या किस तरह का लोगों में खौफ है? देखिए खालिद साहब, मैं आपको जहां तक डिस्ट्रिक्ट डोडा का, जम्मू का या जम्मू प्रांत की बात है तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जम्मू प्रांत में मतदान जो है वो जोर शोर से हो रहा है। और जो 12:57 पर हमारे पास अपडेट आया हुआ है, मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो अपडेट साफ अपने आप में दर्शाता है कि जहां घाटी के अंदर
अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, वहां पे चुनाव मतदान हो रहा था और वहां पर पोलिंग परसेंटेज कम है। वहीं पर 60% जो है और 60 से भी ज्यादा प्रतिशत पोलिंग जो है वो डोडा, भदरवा और इन बाकी डोडा, किश्तवाड़, रामबन के इलाकों में जो है हो रही है। तो इसका मतलब साफ एक चीज दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद के चलते, मैं आपको बताऊं खालिद साहब इस वक्त की अनंतनाग में 0.8%, बांडीपुरा में 22.2, बारामूला में 3.7, कुपवाड़ा में 3.3, श्रीनगर में 1.4। अब आप देखें कि जम्मू संभाग की जब मैं बात कर रहा हूं तो किश्तवाड़ में 56% वोट पड़ चुका था 12 बजे तक। लेकिन जुनैद, एक सवाल ये बनता है कि जम्मू में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है वो घाटी में नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है क्या? नहीं खालिद साहब, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर घाटी में बांडीपुरा के इलाके में 23% मतदान 12 बजे तक हुआ है, 4% बारामूला में है, कुपवाड़ा में 4% है, श्रीनगर के बारे में जिन इलाकों में आज मतदान हो रहा है वो अलगाववादियों का उन इलाकों पर असर है, इस कारण वहां मतदान कम है। लेकिन आप सिल्वर लाइनिंग ये देखें कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, उधमपुर और कठुआ, रियासी में 61% मतदान हुआ है, रामबन में 63% 12 बजे तक, यानी शाम तक ये पोलिंग 80% को भी छू सकती है। तो साफ ये दर्शाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और साउथ कश्मीर के कुछ जिलों में आतंकवाद और अलगाववाद के चलते लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इसलिए जो है चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन उसके साथ में जम्मू संभाग में डोडा इलाका है या किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में जो है मतदान बहुत ज्यादा हुआ। खालिद साहब इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों 35A के ऊपर राजनीति जब शुरू हुई तो कश्मीर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में चूंकि बंद कामयाब हुआ इसलिए जो है वो लोग भी अलगाववाद का समर्थन करते हैं। तो आज ये साफ हो गया है कि मुद्दों के ऊपर 35 एक ऐसा मुद्दा है जिससे हो सकता है डोडा के लोग अपने आप को जोड़कर देखते हो, किश्तवाड़ के लोग जोड़कर देखते हो, रामबन के लोग जोड़कर देखते हो, लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत के लोकतंत्र में उनका विश्वास कितना है वो साफ दर्शाता है कि अभी 12 बजे तक जो मतदान की रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें 60% के करीब जो है लोगों ने मत का अधिकार कर लिया, मत अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। यानी आपको लग रहा है कि लोकतंत्र के अंदर इस बार जो है दूसरे फेज में बैलेट जो है वो बुलेट पर एक तरह से कहीं ना कहीं हावी होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बैलेट बुलेट के ऊपर हावी भी है, भारी भी है, और कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववादियों को और आतंकवादियों को सीधी एक चेतावनी है कि आप 4-5 डिस्ट्रिक्टों में सुकड़ कर रह गए हैं, अगर आप मुख्यधारा में अब भी शामिल नहीं हुए तो इसका सीधा नुकसान आपको होगा, बाकी रियासत जो है यानी 35A जैसे मुद्दे पर भी, यानी आपको लग रहा है कि 35A जैसे मुद्दे पर भी जो अलगाववादी हैं वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह गए और जनता जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल साफ सामने दिख रहा है आपको कि अगर 35A को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन के लोग अलगाववादियों के साथ हैं तो आज जो मतदान कर रहे हैं, आज जो लोग वोट डाल रहे हैं वो कौन लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया से जुनैद हाशमी, आप नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राफेल डील की। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 2 याचिकाएं थी, अगर बात करें 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार से यह पूछा है कि उस प्रक्रिया को कैसे अपनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम ना उसकी गुणवत्ता पे बात कर रहे हैं, ना उसकी किसी और चीज पर बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम नोटिस नहीं कर रहे बल्कि प्रक्रिया को जानना चाहते हैं। अभिजीत हमारे साथ रहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? केएल शर्मा ने एक याचिका डाली थी और एक पुनीत ढाडा ने डाली थी, क्या लगता है अब? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि 3 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन एन समय पे अंतिम समय में एक याचिका जो तहसीन पूना वाला उन्होंने वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी गोपनीयता का ख्याल रखते हैं, हमें ये नहीं बताइए कि डील कितने की थी, कैसी थी, बस ये हमसे बताइए कि ये जो प्रक्रिया, जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो डील के तहत पूरी की गई है या नहीं की गई है, और वो भी बंद लिफाफे में, सीक्रेट। जो पहली याचिका थी उसमें यह कहा गया था कि पूरा जो ब्यौरा है इस सौदा का उसका पूरा रखा जाए, और दूसरी याचिका थी उसमें उसके लिए एक अलग से SIT की गठन करके और उसकी जांच कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाओं के आरोपों को नहीं मानते हैं, हमें बस इतना बताइए कि जो एक प्रक्रिया होती है डील की वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जो राफेल डील का मामला है वो कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, हर रैली, हर चुनावी भाषण में, कल भी उन्होंने राफेल डील का जिक्र कर दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। जो सौदा था पहले जो कांग्रेस के समय में हुआ था उससे कहीं ज्यादा
जो मतलब ज्यादा पैसा जो है वो बढ़ाकर सौदा कर दिया। कुल मिलाकर आरोप ये लगाए थे कांग्रेस ने कि 126 जो विमान खरीदने थे वो 58,000 करोड़ में थे, लेकिन अब 36 विमान खरीदे गए हैं 54,000 करोड़ में। एक तो ये आरोप था। दूसरी बात, अभी एक कंपैरेटिव एक लिस्ट भी आई है जिसमें मिस्र, कतर और देशों को भी अगर दिए गए हैं तो वो इस तरह से ये कंपैरिजन में सस्ते हैं। तो क्या ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ इसमें घोटाला नहीं हुआ, और अगर देखा जाए यूपीए के जमाने से जो डील हुई है वो सस्ती हुई है, 20% तक की या 9% तक की सस्ती होने की बात है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर प्रक्रिया पे जांच को उठाया तो क्या कांग्रेस के पक्ष को मजबूती मिल रही है? कांग्रेस के पक्ष को इसमें कोई मजबूती नहीं मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपनीयता, जो कि बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि कितने में ये डील हुई है ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इस डील की गोपनीयता हम रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौदा है, हम इसको उजागर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बस प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये पूछा है कि आप प्रक्रिया पूरी की या नहीं, जो पूरी प्रक्रिया होती है किसी डील की। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, जो संसद में भी जो मामला उठा था राफेल डील को लेकर, वही मामला उठा था कि पूरी डिटेल दी जाए, तो वो डिटेल तो नहीं मिलेगी जो कि कांग्रेस चाह रही थी। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तरह से जवाब तो मांगा है, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीयता बनाए रखने की बात की। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी राफेल डील संसद से, सड़क से होती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, अब बंद लिफाफे में जानकारी देने को कहा गया है, हालांकि नोटिस नहीं किया गया है। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।